नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको पिछले दिन पढ़ा रहे थे ये आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की हिंदी। तो उस हिंदी में आपके कुछ टॉपिक छूटे हुए थे और आपकी टॉपिक चल रही थी यही संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण चल रहा था। तो संज्ञा शब्दों में जो लिंगों का निर्धारण करना होता है तो किस प्रकार से लिंग का निर्धारण किया जाता है, तो मैंने आपको बताया कि इनका कोई नियमावली नहीं होता है। लिंग निर्धारण करने के लिए कोई नियमावली नहीं है, बताया गया था। उसमें यही बताया था कि हिंदी के जो शब्द होते हैं इनको दो लिंगों में बांटने का काम किया गया है। एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, दो लिंगों में बांटने का काम किया जाता है। नंबर दूसरी बात कहता है कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनका लिंग निर्धारण करने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो उनके नियम, उनके लिंग को निर्धारण करने के लिए कहता है कि व्यवहारिक जीवन में जब हम शब्दों का प्रयोग करने का काम करते हैं तो शब्दों का प्रयोग करने मात्र से ही उसमें उनके लिंग का निर्धारण कर लेने का काम किया जाता है निर्जीव का। तो उसने कहा कि इस लिंग को निर्धारण करने के लिए लगभग इसके 9 नियम हैं। पहले तो कहा कि कोई नियमावली नहीं, कहता है कि नियम थोड़ा सा है, उन 9 नियम है। तो उन 9 नियमों में से मैंने आपको लगभग 6 नियम पिछले वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। तो आज हम पढ़ेंगे नियम नंबर 7 को। तो नियम 7वां नियम आज हम लोग पढ़ेंगे। तो 7वां नियम ये कहता है, 7वां नियम ये कहता है द्रव्यवाचक, कहता है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द प्रायः, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द प्रायः, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द प्रायः पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। प्रायः पुल्लिंग में प्रयोग, पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। देखिए उसने एक बात कह रखा है, नियम नंबर 7 ये कहता है कि जितने भी द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं या जो भी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है वह द्रव्यवाचक जो संज्ञा है वो द्रव्यवाचक संज्ञा सब के सब पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। यानी जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, जो द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम होते हैं, उस नाम को ये कहता है कि पुल्लिंग शब्दों में प्रयोग करने का काम किया जाता है। कहता है जैसे, कहता है जैसे, जैसे पानी, घी, पानी, घी, तेल, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक है। और कहता है पानी, घी, तेल, मक्खन, हीरा, मोती, पन्ना, हीरा, मोती, हीरा, मोती, पन्ना, सोना, सोना, हीरा। देखिए ये कहता है जितने भी द्रव्यवाचक है, यानी जिसको नापा जाए, तौला जाए, जोखा जाए, परंतु गिना ना जाए, इनको कहता है ये सब के सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आने का काम करते हैं। जैसे पानी, घी, तेल, मक्खन, हीरा, मोती, पन्ना, सोना, ये सब क्या है? ये सब के सब क्या है? पुल्लिंग शब्द में इनका प्रयोग होने का काम करता है। लेकिन एक बात और कहता है, कहता है परंतु अपवाद भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं। कहता है कुछ शब्दों में अपवाद भी होने का काम करता है। जैसे दाल, जैसे दाल, मिट्टी, चांदी, दाल, मिट्टी और
चांदी। ये क्या है? ये एक प्रकार का अपवाद है। तो आपको ऐसे बहुत सी जगह में, जैसे पेड़ों का अगर नाम लेंगे, वृक्षों का अगर नाम लेंगे, तो सब के सब पुल्लिंग मिलेंगे, लेकिन जब आपको इवनिंग जो मिल जाएगी वह स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो कहता है कहीं न कहीं अपवाद कुछ न कुछ निश्चित रूप में मिलने का काम, हर एक वाक्यांश में कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपवाद मिलने का काम करता है। तो उसी तरह कहता है नियम नंबर 7 ये बताया कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा जो है, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द प्रायः पुल्लिंग में प्रयोग, जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा अक्सर पुल्लिंग शब्दों में प्रयोग करने का काम किया जाता है। जैसे पानी, घी, तेल, मक्खन, हीरा, पन्नग, मोती, सोना इत्यादि जो भी चीजें हैं, ये सब के सब क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन कहता कुछ इसमें अपवाद भी मिलेगा, आपको अपवादे मिलेगा, जैसे दाल, मिट्टी, चांदी, ये सब धातु है, द्रव्यवाचक है, लेकिन ये अपवाद की श्रेणी में आने का काम ये सब करते हैं। ये रहा आपका नियम नंबर 7। अब आप पढ़िए नियम नंबर 8 को पढ़िए। नियम 8 को पढ़िए। 8वें में कहता है भाषा, बोली, भाषा, बोली, लिपि, भाषा, बोली, लिपि आदि के नाम कहता है, आदि के नाम स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। स्त्री लिंग में प्रयोग, स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। कहता है जैसे बोली में, जैसे बोली है बघेली, बोली है बघेली, बोली है भोजपुरी, भोजपुरी, ये सब के सब क्या है? इनका प्रयोग स्त्रीलिंग में करने का काम किया जाता है। और कहता है जैसे भाषा में होगा, तो भाषा में क्या है? हिंदी और अंग्रेजी, ये सब क्या है? ये सब के सब स्त्रीलिंग में प्रयोग होने का काम करता है। अब आप यही देख लीजिए नियम नंबर 9। नियम 9 यही पढ़ लीजिए। कहता है कुछ प्राणीवाचक, कुछ प्राणी, कहता है कुछ प्राणीवाचक शब्द, कुछ प्राणीवाचक शब्द पुरुषत्व और क्या है भाई? पुरुषत्व, पुरुषत्व और स्त्रीत्व, और स्त्रीत्व, स्त्रीत्व, पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों का ही बोध कराते हैं। दोनों का ही बोध, दोनों का ही स्त्री, ये कहता है स्त्रीत्व, दोनों, ये पुरुषत्व, पुरुषत्व कहता है कि कुछ प्राणीवाचक, कुछ प्राणीवाचक शब्द पुरुषत्व और स्त्रीत्व, कहता कुछ जो प्राणीवाचक शब्द होते हैं ना, वह स्त्रीत्व का और पुरुषत्व का दोनों को बोध कराने का काम करते हैं। तो व्यवहार के अनुसार वह स्त्री या स्त्रीलिंग या नित्य नपुंसकलिंग होते हैं। कहता है व्यवहार के अनुसार, व्यवहार के अनुसार वह, व्यवहार के अनुसार वे नित्य स्त्रीलिंग
स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। जैसे कहता है चीता हुआ, उल्लू, कौवा। और अगला का ये पुल्लिंग है, ये क्या होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं। और अगला कहता है मैना, मक्खी, कोयल, चील आदि शब्द, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। ये देखिए कहता है नियम नंबर 9 जो बताया, कहता है कुछ प्राणीवाचक शब्द पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों का बोध कराते हैं। यानी कुछ प्राणीवाचक शब्द ऐसे हैं, कुछ प्राणी ऐसे दुनिया में हैं जो लगता है स्त्री का भी और पुल्लिंग का दोनों का बोध कराने का काम करते हैं। कहता है जैसे पुल्लिंग शब्द आप देखेंगे चीता शब्द, उल्लू शब्द, कौवा शब्द, ये लगता तो है कि पुल्लिंग है, आखिरकार स्त्रीलिंग तो उसका कुछ होगा। तो कहता ऐसे शब्द ऐसा बोध कराने का काम, दोनों का बोध कराने का काम करते हैं। यहाँ कहता है स्त्रीलिंग में क्या है, मैना है, मक्खी है, कोयल है और चील है। तो ये रहे आपके लिंग निर्धारण के जो नियम थे, उन नियमों को मैंने आपको बताया, मैंने आपको समझाया। आप उसको बढ़िया से समझिएगा, पढ़िएगा, और ना समझ में आएगा तो पुनः आप कमेंट बॉक्स में लिखने का काम करेगा। हम भरपूर प्रयास करने का काम करेंगे कि आपको बताया जाए, समझाया जाए, आपको उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। तो आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।